नमस्कार बच्चों। आज हम पिछली कक्षा में जो पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर में हम उससे आगे पढ़ेंगे। हम लोगों ने क्या पढ़ा है? परिमेय संख्याओं के गुणधर्मों के बारे में पढ़ा है। कौन कौन से गुणधर्म? संवृत गुण, क्रम विनिमय गुण और साहचर्य गुण। अब इन्हीं गुणों को हम बाकी तीनों प्रकार की संख्याओं पर भी देखेंगे। मुख्यतः संवृत गुण के बारे में जानेंगे। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताते हैं। हमारे पास 4 संक्रियाएं हैं। आप सब इसका यूज़ करते हो। योग, अंतर, गुणा, भाग, ये 4 प्रकार की संक्रियाएं हमारे सामने हैं। यदि हम 2 संख्याओं को जोड़ते हैं तो वो योग की संक्रिया कहलाती है, घटाते हैं तो अंतर की संक्रिया कहलाती है, गुणा करने पर गुणन की संक्रिया तथा भाग करने पर भाग की संक्रिया कहलाती है। इन्हीं चारों संक्रियाओं को हम तीनों प्रकार की संख्याओं पर लगाकर तीनों गुणों में विशेष संवृत की जांच करेंगे हम लोग कि कब संवृत होगा और कब संवृत नहीं होगा। सबसे पहले हम पूर्ण संख्याएं लेते हैं। आप सबको पता है पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। जब हम प्राकृत संख्या 1 2 3 में 0 और मिला देते हैं तो वो संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। ठीक है, इस पर संवृत यानी क्लोजर प्रॉपर्टी की जांच करेंगे। तो योग पर संवृत गुण की जांच सबसे पहले किस पर? योग। 4 संक्रियाएं हैं ना हमारे पास, योग, अंतर, गुणा और भाग। तो योग पर हम संवृत गुण की जांच करेंगे। कैसे करेंगे? मान लिया 2 पूर्ण संख्याएं, हमने मान लिया कि 2 और 4 लेते हैं। 2 और 4 को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? 6। और 6 भी एक पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार हम 0 और 8 जोड़ें तो क्या आता है? 8। 8 भी एक पूर्ण संख्या है। अर्थात कोई भी 2 पूर्ण संख्या जोड़ें तो परिणाम में पूर्ण संख्या ही मिलेगी। अर्थात योग के लिए पूर्ण संख्या संवृत है। किसके लिए? योग के लिए पूर्ण संख्या संवृत है। अब हम अंतर पर संवृत गुण की जांच करेंगे। माना 2 संख्याएं 3 और 8 जो कि पूर्ण संख्या है, तो यदि हम 3 में से 8 घटाएं तो कितना आता है? -5 आएगा, क्योंकि एक चिन्ह धन है, एक ऋण है, तो ये घटेगा और घटेगा तो 8 में से 3 ही घटेगा जो कि 5 आएगा। लेकिन चूंकि 8 का चिन्ह ऋण है इसलिए 5 का चिन्ह भी ऋण होगा। अब आप देख रहे हो कि ये ऋण 5 पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं नहीं हैं। ठीक है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ऋणात्मक है। एक भी ऐसा उदाहरण मिलता है कि जिससे कि 2 पूर्ण संख्याओं को घटाने पर मान पूर्ण संख्या ना हो तो वह अंतर के लिए संवृत नहीं होगा। योग के लिए तो पूर्ण संख्या संवृत है, लेकिन अंतर के लिए संवृत नहीं है, क्योंकि वह परिवार का सदस्य नहीं रहता। घटाने पर जो आ रहा है वह पूर्ण संख्या के परिवार का सदस्य नहीं है। अब हम गुणन के लिए संवृत की जांच करें। 2 संख्याएं हमने मान लिया 5 और 7। 5 और 7 को गुणा करते हैं तो क्या आता? 35। 35 भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। अतः यह गुणन भी पूर्ण संख्या के लिए संवृत है। ठीक है, अब हम भाग के लिए संवृत की जांच करेंगे। तो 2 पूर्ण संख्या हमने 6 और 9 लिया है ना, और उनको 6 में 9 से भाग दिया। तो आपको पता है कि भाग के चिन्ह के बाद जो अंक होता है वो गुणा करने पर वो नीचे आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 6/9। तो इसको काट दें अगर हम 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो ये क्या बन जाएगा? 2/3। क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है, है ना। अतः भाग के लिए भी पूर्ण संख्याएं संवृत नहीं हैं। ठीक है, तो हमने उन्होंने देखा कि जो पूर्ण संख्या है वो केवल योग और गुणा के लिए संवृत है, अंतर और भाग के लिए संवृत नहीं है। अब हम पूर्णांक संख्याओं पे आते हैं। पूर्णांक संख्याएं कौन सी है?
जब इसी पूर्ण संख्या में हम ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं अगर हम इसमें मिला दें तो ये संख्या क्या हो जाती है? पूर्णांक संख्याएं। ध्यान रहे बच्चों, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में अंतर है। पूर्ण संख्या में क्या है? 0 1 2 3 है, और पूर्णांक में 0 के पहले वाले भी संख्याएं में है, माइनस माइनस टू माइनस संख्याएं भी, -1 -2 -3। ठीक है, अब इसमें हम चारों संक्रियाओं के लिए समृद्ध गुण की जांच करेंगे। सर्वप्रथम योग पर पूर्णांकों के समृद्ध की जांच करेंगे। अब दो पूर्णांक हमने 11 ले लिया, -3 ले लिया, इनको जोड़ रहे हैं, 11 और -3 को जोड़ रहे हैं, तो क्या आएगा? अब देखो, अगर प्लस और माइनस गुणा होके क्या होता है? माइनस हो जाता है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक चिन्ह धन और एक चिन्ह ऋण, तो घट जाएगा। 11 में से 3 8, 8 भी क्या है? एक पूर्णांक है। जोड़ने पर, दो पूर्णांक संख्याओं के जोड़ने पर जो पूर्णांक मिल रहा है, इसलिए ये भी क्या है? योग की संक्रिया के लिए पूर्णांक क्या है? समृद्ध है। अब अंतर पर पूर्णांकों की समृद्ध की जांच करेंगे। हमने दो संख्याएं ले ली, -7 तथा 5, इनको घटाएंगे। -7 में से 5 को घटाएंगे, तो 5 का मतलब धन 5 होता है बच्चे, है ना। तो ये धन और ये ऋण गुणा होके क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस, क्योंकि दोनों माइनस है इसलिए जुड़ेगा। 7 और 5 12 तो होगा, लेकिन योगफल का चिन्ह क्या होगा? माइनस, है ना। और -12 भी क्या है? एक पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं हैं। अतः ये अंतर के लिए भी क्या है? पूर्णांक संख्याएं समृद्ध है। आपने देखा, योग के लिए भी समृद्ध है और अंतर के लिए भी समृद्ध है। ठीक है, अब हम गुणा और भाग के लिए जांच करेंगे। गुणन की संक्रिया के लिए हम पूर्णांकों के समृद्ध होने की जांच करेंगे। माना हमने दो पूर्णांक ले लिए, -5 और -9। -5 और -9 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? +45। कितना आएगा? +45। प्लस क्यों आएगा? माइनस माइनस गुणा होके क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ये और 5 9 ज़ा 45, एक पूर्णांक संख्या है। अतः गुणन की संक्रिया के लिए भी पूर्णांक संख्याएं क्या हैं? समृद्ध हैं। अब भाग संक्रिया के लिए पूर्णांकों के समृद्ध होने की जांच करें। माना दो पूर्णांक संख्या -15 और 9 है, तो -15 और 9 का जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? -15/9। 3 इसमें कॉमन है, 3 से काट दे, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, है ना। -5/3। और क्या ये संख्या पूर्णांक ऋणात्मक तो है, लेकिन ये भिन्न के रूप में है, और पूर्णांक में कोई भी भिन्न के रूप की संख्याएं नहीं है, तो इसका मतलब ये पूर्णांक नहीं है। भाग देने पर पूर्णांक हमें नहीं मिला, अतः भाग की संक्रिया पूर्णांकों पर समृद्ध नहीं है। आपने देखा, पूर्णांकों पर योग, अंतर और गुणा तीनों समृद्ध है, लेकिन भाग की क्रिया समृद्ध नहीं है। ठीक है, अब देखो, इसी को हम शॉर्ट रूप में हमने यहाँ पर एक सारणी बनाई है। आपकी बुक में भी है ये सारणी, आप देखिएगा, उसमें आपके अभ्यास के लिए दिया हुआ है, लेकिन हमने पूरा बना दिया है। अब देखिए, ये संख्याएं हैं, ये चारों प्रकार की संख्याएं हैं, परिमेय, पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृत, है ना। अब योग के लिए, परिमेय संख्या योग के लिए भी समृद्ध है, क्योंकि हम समृद्ध है की जांच कर रहे हैं। योग के लिए भी समृद्ध है, अंतर के लिए भी है, गुणा के लिए भी है और भाग के लिए भी है। पूर्णांक संख्याएं योग के लिए, अंतर के लिए, गुणा के लिए है, लेकिन भाग के लिए नहीं है। ठीक है, पूर्ण संख्याएं योग और गुणा के लिए तो समृद्ध हैं, लेकिन अंतर और भाग के लिए समृद्ध नहीं है। इसी तरह से प्राकृत संख्याएं भी योग और गुणा के लिए तो समृद्ध है, लेकिन अंतर और भाग के लिए समृद्ध नहीं है। एक छोटे छोटे उदाहरणों के द्वारा हमने आपको ये सारणी दिया है, इसको ध्यान से देखिएगा तो पीछे जो भी पढ़ाया गया है उसका आपको आंसर मिलेगा इसमें। ठीक है, अब हम कुछ और संख्याएं हैं, कुछ और गुणों के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि पूरी संख्याओं में शून्य की क्या भूमिका है। शून्य, आप जानते हैं, 0।
हम जानते हैं कि प्राकृत संख्याओं में शून्य नहीं है, बाकी सभी प्रकार की संख्याओं में शून्य उपस्थित है। ठीक है, तो निम्नलिखित उदाहरणों पर विचार करेंगे। जैसे आपने 0 में 7 जोड़ा तो कितना मिला? 7। ठीक है, 0 में -2 जोड़ा तो कितना मिला? -2। 0 में 3/4 जोड़ा तो कितना मिला? 3/4। इसका मतलब 0 जोड़ने पर किसी भी संख्या में, चाहे वो पूर्ण हो, पूर्णांक हो या परिमेय हो कि या प्राकृत हो, कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पूर्ण में शून्य जोड़ने पर वही पूर्ण संख्या आती है, शून्य पूर्णांक में भी शून्य जोड़ने पर वही पूर्ण संख्या आती है। तो अगर मान लो जैसा 7 - 2 3/4 की जगह हम मान लो a कोई पूर्ण संख्या या पूर्णांक या परिमेय संख्या है a, तो a में 0 जोड़े चाहे 0 में a जोड़े, हमको a ही मिलेगा। ठीक है, इस नियम को जानते हो क्या बोलते हैं? तत्समक नियम। क्या कहते हैं? तत्समक नियम। और चूंकि जोड़ने पर ऐसा हो रहा है इसलिए योग का तत्समक नियम कहते हैं। किसका नियम? योग का तत्समक नियम। इस शून्य को हम योज्य तत्समक भी कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। और 0 + a = a + 0 = a को तत्समक नियम, योग का तत्समक नियम कहते हैं। इतनी बात हमें आशा है आप लोग को समझ में आई होगी। इसको आप पढ़िए, हम अभी नोट्स भेजेंगे इसके साथ में, आप उसको भी देखिएगा और मनन कीजिएगा। आगे की बात हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू।